हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 2025 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का बेसिक वाला। तो देखिए, सीबीएसई का हम पेपर कर रहे हैं और मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अगर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वो पार्ट सारे देख लें और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है ये। देखो क्या लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी। चिमनी के टॉप से एलिवेशन एंगल बनता है फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। टावर के फुट पे इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन एंगल बनता है ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी। चिमनी के फुट से फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पर। एंड कितने डिग्री का? इस 30 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, टावर की हाइट अगर 40 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी द टॉप ऑफ द टावर। आपको क्या करना है? वायर की लेंथ भी फाइंड करनी है। जो टाइट, टाइट का मतलब होता है जो बंधा हुआ है चिमनी के टॉप से वायर के टॉप से। तो चिमनी के टॉप से वायर के टॉप पर जो तार बंधा हुआ है, वायर बंधा हुआ है, उसकी लेंथ भी आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरीके से होगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। आपको ये जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि चिमनी बड़ी है या टावर। तो कैसे पता लगाएंगे चिमनी, चिमनी की लेंथ मतलब चिमनी की हाइट ज़्यादा बड़ी होगी या टावर की हाइट ज़्यादा बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पर एंगल के बेसिस से पता लगाएंगे। एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? वो टावर के फुट से बन रहा है। तो टावर के फुट से बन रहा है तो किसके टॉप पे बनेगा? चिमनी के टॉप पे। तो चिमनी की हाइट क्या हो जाएगी? ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। याद रखना, अगर टावर के टॉप पर अगर टावर के टॉप पर एंगल जाता है, टावर के टॉप पर एंगल जाता है और इधर फुट से एंगल जाएगा, तो एलिवेशन एंगल बन रहा है तो कौन बड़ा होगा? टावर बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिवेशन एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री, वो कहाँ बन रहा है? टावर के फुट पे बन रहा है। तो टॉप किसका होगा? चिमनी का। तो याद रखना कि हाइट किसकी बड़ी होगी? चिमनी की हाइट बड़ी होगी। अब यहाँ देखते हैं 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो टावर के टॉप पे बनेगा। तो यहाँ पर हाइट किसकी छोटी हो जाएगी? टावर की। टावर की हाइट हो जाएगी छोटी और चिमनी की हाइट में मान लेता हूँ बड़ी। मैंने सबसे पहले क्या करा? ए बी और ई सी यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। आगे आपको क्या दिया हुआ है? इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 40 मीटर। टावर की हाइट आपने क्या मान ली? 40 मीटर मान ली। अब सुनिए ध्यान से। यहाँ पर आपको बोला हुआ है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है किस पे? टावर के फुट पे। ये टावर है और टावर के फुट पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का आप बना लेते हो। फिर आपको क्या दिया हुआ है? आपको बोला है डिप्रेशन एंगल बनता है कहाँ पे? ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो ये टावर का टॉप है, ये टावर का टॉप है। यहाँ से एंगल बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है चिमनी के। देखिए ये रहा टॉप ऑफ द टावर, और ये लिख रहा हूँ फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से एंगल बन रहा है चिमनी के फुट पे। तो चिमनी के फुट पे कौन सा एंगल बन रहा है? डिप्रेशन। तो देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और टावर की हाइट फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। जब हम ये लेंगे और हमें क्या फाइंड करना है? हम बी सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 40 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर ये क्या है? बी सी है। मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन कौन बनाता है? टेन। तो हम यहाँ लिख देंगे टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 40 है और बेस आपका कितना है? बी सी। टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/√3। 40 अपॉन बी सी। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, और √3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40√3। ये आपके पास किसी की वैल्यू आ गई? ये आपके पास वैल्यू आ गई बी सी की। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ बड़ा वाला बी सी ई। इस वाले ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और अभी अभी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 40√3। अब मुझे बेस मिल गया और मुझे क्या फाइंड करनी है? हाइट फाइंड करनी है। हाइट में आधी हाइट तो पता है, बाकी हाइट पता नहीं है, तो वो फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर टेन 60 डिग्री हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? ई सी, और बेस कितना है?
40√3, तो EC अपॉन 40√3, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 40√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, EC की, जो कि कितनी आ गई 120। 40 अपनी जगह पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब यहाँ पर फिगर में देखिए आपको पूरे EC की वैल्यू पता चली है। अब हम फाइंड करते हैं DE की वैल्यू। जब DE की वैल्यू फाइंड करोगे तो ED बोलो या DE बोलो एक ही बात है। तो ED की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे DC को। तो EC में से DC को माइनस कर दिया, EC अभी अभी आपके पास 120 आया है, DC आपको 40 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 120 में से 40 कितना आ जाएगा 80। अब आप ये कहोगे सर DC तो दिया हुआ ही नहीं है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको टावर की हाइट दी हुई है और यहाँ से आपने जब डिप्रेशन एंगल बनाया था तब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी तो ये 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो EC में से DC को माइनस करा तो आपके पास ED की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। ये ED की वैल्यू आपके पास आ गई 80। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको क्या हुआ, आपको ये तो पता चल गया कि इसकी हाइट कितनी है, चिमनी की हाइट, तो ये आपने पता लगा ली कि चिमनी की हाइट हमारे पास कितनी आ गई थी 120 मीटर। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या निकालना है, आपको चिमनी के टॉप, ये आपको चिमनी का टॉप, टावर का टॉप, ये टावर का टॉप, इन दोनों के बीच में एक वायर बांधा गया है, इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है। जब मैं देखता हूँ इस वायर को तो इस वायर का नाम क्या है AE। तो अगर मैं AE फाइंड करूँगा तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल। तो देखो AED, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। देखो यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया है आपको, ये कितना आया हमारे पास, ये 80 आया है, और ये BC कितना है 40√3, तो BC 40√3 है, तो AD भी कितना हो जाएगा 40√3। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब हाइपोटेनस का जो सम, हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगी, 40√3 के स्क्वायर और 80 स्क्वायर के प्लस के इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखो 80 का स्क्वायर प्लस 40√3 के स्क्वायर को क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। 80 का स्क्वायर हो जाता है 6400 और 40 का हो जाएगा 600, √3 का स्क्वायर 3। जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मैं 6400 को क्या लिख सकता हूँ, 1600 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, क्योंकि 16 4 जा कितने होते हैं 64। 1600 इधर भी है इधर भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो 4 + 3 कितना हो गया 7। अब 1600 किसका स्क्वायर होता है 40 का, तो 40 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पर 4 और 3 7, तो कितना हो गया √7। ये आपका क्या आ गया आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक आंसर आपका ये है और चिमनी की हाइट एक आंसर आपका ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आपको मतलब और में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बी वाला, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनते हैं, दोनों के दोनों डिप्रेशन एंगल बनते हैं, याद रखना। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। डिस्टेंस फाइंड करनी है और आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आई होप ये आपको आता होगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वाला आपको बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, अ सॉलिड टॉय, एक सॉलिड टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। आपको क्या किया गया है, हेमीस्फीयर पे सरमाउंट किया गया है किसको, कोन को, जिसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर एंड डायामीटर ऑफ बेस, और बेस का डायामीटर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आपको डायामीटर दिया हुआ है तो अपन क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरकमस्क्राइब द टॉय, देखो ये जो टॉय है ना उसको सरकमस्क्राइब कर रहा है कौन, सिलेंडर। मतलब जो भी आपका ये टॉय बनेगा हेमीस्फीयर के ऊपर कोन को सरमाउंट करने के बाद, तो वो सरकमस्क्राइब करेगा किसको, सरकमस्क्राइब करेगा सिलेंडर को। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम का क्या करना है आपको, डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो ये किस तरीके से होएगा। देखो अभी अभी मैंने देखा था, मतलब क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा है डायामीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम निकाल लेंगे 4/2 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब कोन की हाइट अगर आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है तो टॉय की हाइट अगर आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 2 + 2 4 हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, आपको क्या बोला था, एक टॉय है, टॉय किस तरीका है, ये हेमिस्फेयर है और ये कोन है, दोनों को सरमाउंट करा, तो ये जो है ना अंदर, ये अंदर है वो क्या है, टॉय है, और सरकमस्क्राइब कर रहे हैं अपन किससे, सिलेंडर से। तो ये तो है आपका टॉय
और ये आपने सरकमस्क्राइब कर दिया सिलेंडर से। आपको कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो आपको दी हुई है हेमिस्फेयर की वो 2 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर की रेडियस जो होती है वही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस। तो ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो टोए की हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 और 2 4 सेंटीमीटर। और ये जो 4 सेंटीमीटर टोए की हाइट होगी यही आपकी किसकी हाइट हो जाएगी, सिलेंडर की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये वॉल्यूम ऑफ टोए है, याद रखना, ये वॉल्यूम ऑफ टोए है। और टोए किस किस से मिलकर बना है, एक तो हेमिस्फेयर और कोन। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा और कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर मैंने एच जो है वो कैपिटल यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है, अलग है, और कौन की हाइट है जो क्या है, अलग है। तो यहाँ मैंने कैपिटल एच यूज़ कर लिया। माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की अगर बात करोगे, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, माइनस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पाई आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर बचा एच, इधर 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा आर, और यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा एच। याद रखना ये माइनस ने अंदर जाके दोनों के साइन को क्या कर दिया, चेंज। तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान से देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। पाई की वैल्यू 3.14 रखी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर स्क्वायर, आर कितनी है 2, तो 2 × 2। एच की वैल्यू कितनी है 4 पुट कर दी, 2/3 अपनी जगह, आर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2, माइनस 1/3 अपनी जगह पे एच की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2 कर देंगे। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखो, 3.14 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 × 1 2, तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा कितना हो गया 12, माइनस 3 की टेबल में 3 1 टाइम तो 4, माइनस 3 की टेबल में 3 1 टाइम, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये सेम टू सेम आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, अब ये 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.56। ठीक है, सोल्व करेंगे, 4 में से 2 गए तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 12 में 6 गए तो 6/3, ये आपके पास आ गया। 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो 12.256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने देखा कि टोए किस किस से मिलकर बनाए, हेमीस्फेयर और कौन से, तो दोनों को क्या कर दिया, दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दिया, और जो आपके पास सिलेंडर था उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है साफ साफ कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और टोए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से टोए को आपको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये आपको फाइंड करना था। तो ये हमने कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मतलब सेक्शन नंबर ई चलेगा, और सेक्शन नंबर ई इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो, सेक्शन नंबर ई के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस हम ज़बरदस्ती छोड़ देते हैं कि इतने बड़े हमसे क्वेश्चन होंगे नहीं। आपको यहाँ तक कि लैंग्वेज भी पढ़नी नहीं होती, जैसा कि मैं आपको बताऊँगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है आपको, कार पुलिंग इज द शेयरिंग ऑफ कार जर्नी सो दैट मोर देन 1% ट्रेवल इन अ कार एंड प्रिवेंट्स द नीड फॉर अदर to have to drive to a location themselves. By having more people using one vehicle, carpooling reduce each person's travel cost is such as fuel cost, tolls and the stress of driving. Carpooling is also more environmentally friendly and sustainable way to travel as sharing journey reduces air pollution, carbon emission, traffic congestion on the road and the need for packing space. अब कुछ स्टूडेंट को तो ये इंग्लिश पढ़ेंगे और समझ में भी नहीं आएगा क्या कह रहा है। अरे समझना भी नहीं है क्या कह रहा है, क्या करोगे समझ के। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी की अगर बात कर रहे हैं तो बी और सी के कोऑर्डिनेट देखो, बी और सी के कोऑर्डिनेट पता है, हाँ पता है, दिए हुए हैं। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6,2 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,6। जब आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आपको क्या ज़रूरत है इन सबको पढ़ने की, तो नहीं पढ़ना आपको, ये नहीं पढ़ना। ध्यान से थोड़ा बहुत ये पढ़ लो। देखो इधर 3 फ्रेंड्स है, अमर, भविन एंड चैतन्य, लिव इन सोसाइटीज, सोसाइटी में रहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। अमर को रिप्रेजेंट किया गया है ए से, और
भविन को रिप्रेजेंट किया गया है बी से और चैतन्य को रिप्रेजेंट किया गया है सी से। ओके, इतनी बात पता चल गई। दे ऑल वर्क इन ऑफिस, वो ऑफिस में वर्क करते हैं। लोकेटेड इन अ सेम बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग में रहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ओ 0,0। अब यहाँ पर ये जो ओ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे बताया हुआ है, मतलब यहाँ बताया हुआ है किसको, ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ का मतलब ऑफिस है, ठीक है। सिंस दे ऑल गो टू द सेम बिल्डिंग एवरी डे, वो सेम बिल्डिंग में जाते हैं ऑफिस में, मतलब दे डिसाइडेड टू कार पुलिंग टू सेव मनी ऑन पेट्रोल, उन्होंने सोचा कि अपन क्या करेंगे, कार पुलिंग करेंगे बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, जो कि अबव इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब क्वेश्चन के आंसर देने, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी की आपको क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट अगर पता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6,2 और सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2,6। तो अगर आपको बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 2, मतलब x2 की वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 6, तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 6 में से 2 गए तो 4 का स्क्वायर, 2 में 6 गए तो माइनस का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस का 16, 16 और 16 कितने हो गए 32। 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 इंटू 2, तो 16 को बाहर निकालेंगे तो रूट से, तो क्या बन जाएगा 4 और क्या बच गया 2, तो 4√2 यूनिट्स आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था। अब एक बात बताऊँ, मुझे इतनी बड़ी लैंग्वेज का कोई मतलब था, बिल्कुल भी मतलब नहीं था। इतनी बड़ी लैंग्वेज दी हुई थी, हमें कोई मतलब नहीं था। बस हमें ये पता है कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बी और सी के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए, जो कि हमें दिए हुए हैं। देखो बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6,2, सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2,6। तो मैंने यहाँ लिख दिया, अगर आपको नहीं दिख रहे हो तो अपन ने क्या करा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा और आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ भविन एंड चैतन्य, भविन और चैतन्य प्लान टू मीट एट अ क्लब, प्लान करते हैं एक क्लब में मिलने का, सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी, जो कि बी और सी वाली लाइन है, मतलब बी सी लाइन है, उस लाइन को ज्वाइन करने पर बी सी जो लाइन है उसकी जो डिस्टेंस है उसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, मतलब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो बी सी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जिंदाबाद। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो देखो भाई, x1 6 और x2 2, ये बात समझ में आ रही है। मैंने आपको b और 6 कोऑर्डिनेट बताएं, x1 और x2, तो 6 प्लस 2/2, और यहाँ पर y1 प्लस y2 2 प्लस 6/2। तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 वैल्यू पुट कर दी, 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो आंसर आ गया 4,4। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया बी सी के कोऑर्डिनेट। बी सी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 4,4, तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या आपको बोला हुआ है, नेक्स्ट आपको बोला हुआ है विच सोसाइटी इज़ द फर्देस्ट फ्रॉम द ऑफिस, कि कौन सी सोसाइटी जो है वो ऑफिस से क्या है फर्देस्ट है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस, और ऑफिस से उसकी क्या करनी है, आपको डिस्टेंस भी आपको फाइंड करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ओ का मतलब होता है ऑफिस, और कितने जने हैं, 3 जने हैं, एक तो ए बी और सी, तो अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, ओ का मतलब ऑफिस है और ऑफिस के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 0,0। देखो तो ये क्या हो गया, ओरिजिन। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस √y², यही होता है। अगर मैं अमर की बात करूँगा कि अमर कितनी दूर, अमर के घर से ऑफिस कितना दूर है, तो अपन कैसे निकालेंगे, ओ ए, √x² प्लस y², ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,5, तो 4² प्लस 5², और सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 41 यूनिट्स। इसी तरीके से ओ बी की अगर बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6,2, तो 6² प्लस 2² 36 प्लस 4 कितना आ गया √40 यूनिट्स। ओ सी की बात करेंगे तो 2² प्लस 6², क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट जो है वो कितने 2,6, तो 4 प्लस 36 कितना आ गया √40। तो भविन और चैतन्य इन दोनों से तो सेम डिस्टेंस रखता है, लेकिन आपके पास ओ ए की अगर बात करें तो √41 यूनिट्स आपको बोला है फर्देस्ट, मतलब कौन सबसे ज़्यादा दूर है, तो 41 यूनिट्स ये सबसे ज़्यादा आपका दूर होगा, मतलब अमर का घर सबसे ज़्यादा दूर होगा। और दूसरी बात, आपको डिस्टेंस भी निकालनी है, तो डिस्टेंस आपने निकाल ली, कितनी आई √41 यूनिट्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप चाहो कि बी वाला करना तो बी वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ बी एंड सी, बी और सी में से विच सोसाइटी इज नियर टू है,
ए के पास कौन सी सोसाइटी है। तो एक बात बताओ, आपको बोला है विच सोसाइटी इज नियर टू ए के नियर कौन सी सोसाइटी है, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो जिसकी यूनिट कम होगी, मतलब जिसका आंसर कम आएगा, जिसकी वैल्यू कम आएगी, वही क्या हो जाएगी, नियरर हो जाएगी। ऑल्सो फाइंड देयर डिस्टेंस, अरे भाई तो आप एक बात बताओ, ये पता कैसे चलेगा नियरर है, डिस्टेंस निकाल के। तो जो डिस्टेंस निकालोगे भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है अ वाटर स्प्रिंकलर इज अ डिवाइस। मतलब वाटर स्प्रिंकलर के बारे में बताया हुआ है कि क्या होता है। इज अ डिवाइस यूज टू इरिगेट एग्रीकल्चर क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है, लॉन्स लैंडस्केप गोल्फ कोर्सेज एंड अदर एरियाज। वाटर स्प्रिंकलर्स कैन बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर यूजेस। अब देखो ये वाली बात दी हुई है, जब आप पार्क वगैरह में जाते हो, किसी गार्डन में जाते हो, तो इस तरीके के स्प्रिंकलर लगे होते हैं, उसी स्प्रिंकलर की बात चल रही है। अब वाटर स्प्रिंकलर इज सेट टू शूट अ स्ट्रीम ऑफ वाटर एज डिस्टेंस 21 मीटर। अब आपको बोला जाता है कि एक वाटर स्प्रिंकलर जो है वो जिस तरीके से स्प्रिंग करता है, तो कितनी दूरी तक करता है, कितनी डिस्टेंस तक करता है, 21 मीटर तक। ठीक है, एंड रोटेट होता है। अब एक बात बताओ, जैसे ये है, अब यहाँ पर ये स्प्रिंकलर जो जा रहा है वो कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है, 21 मीटर तक। अब ये जो घूमेगा ना, ये पूरा इस तरीके से घूमेगा, तो क्या बनाएगा, ये एक सर्किल बनाएगा। अब ये सर्किल बनाता है स्प्रिंकलर की अगर बात करें, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो किसको शो करेगी, रेडियस को शो करेगी। एंड रोटेट थ्रू एन एंगल विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री। अब आपको बोला है कि ये जो स्प्रिंकलर आपको दिया हुआ है, ये स्प्रिंकलर जो एंगल बना रहा है वो क्या बनता है, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बना रहा है, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री। अब किसी भी नंबर का अगर आपको मतलब किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 - थीटा, यही होता है। तो अगर आपको ये दिया जाए, मतलब आपको एंगल अगर आपका थीटा मान लोगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। और थीटा की वैल्यू अभी आपको कितनी दी हुई है, 10 डिग्री। तो 90 में से 10 करोगे तो कितना आ गया, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आपका क्या बन गया, ये जो स्प्रिंकलर है ना, इसका एंगल बन गया। क्या बन गया, स्प्रिंकलर का एंगल। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मस्त क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है व्हाट इज द एरिया सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है आर्क जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ आर्क, उसकी टर्म में। तो इसका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे तो इसका रिलेशन ही नहीं है। ये तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, L × R/2। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है ना, उसमें रेडियस अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, LR/2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एरिया ऑफ वाटर्ड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब आपको आंसर जो देना है वो पाई की फॉर्म में देना है। व्हाट इज द एरिया, अरे भाई अब एक बात बताओ, स्प्रिंकलर घूमेगा तो क्या बनाता है, स्प्रिंकलर घूमता है तो क्या बनेगा, सेक्टर बनाता है। और अगर सेक्टर बनाएगा, और साफ साफ दिया हुआ होगा आपको सेक्टर बना रहा है, तो सेक्टर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन, रीजन बन रहा है सेक्टर, तो आपको क्या बताना है, सेक्टर का एरिया। हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला होता है 3/360 × πr²। ठीक है, पाई की फॉर्म में आंसर लेके आना है, इसका मतलब पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो थीटा की वैल्यू अभी अभी निकाली है ऊपर, ये रही 80। तो 80/360 × पाई × 21 × 21। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल कर देंगे 8 को 2 टाइम, 36 को कर देंगे 9 टाइम, 3 से कर देंगे अब इसको, 3 से कर देंगे 3 टाइम, और 21 को कर देंगे 7 टाइम, फिर 3 से 21 को कर देंगे 7 टाइम। 7 7 जा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 पाई। ये आपका क्या हो गया, आंसर। सीधी सी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ द रेडियस, आपको रेडियस बोला है, चेंज टू 28 मीटर। पहले रेडियस कितनी थी, रेडियस थी 21 मीटर, है ना, आपको ऊपर दी हुई थी 21 मीटर, ये देखिए 21 मीटर। अब रेडियस कितनी हो गई आपके पास, 28 मीटर। ठीक है, अगर आप रेडियस चेंज कर देते हो, फाइंड द एंगल फाइंड करो, सो देट द एरिया ऑफ द वाटर रीजन रिमेन्स द सेम है। रिमेन्स द सेम मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन अब क्या चेंज हो गई, चेंज हो गई आपके पास ये लेंथ, मतलब रेडियस। अब रेडियस अगर चेंज हो गई तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एरिया अभी अभी कितना आया था आपके पास, 98 पाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3/360 × πr² इक्वल टू 98 पाई। मतलब
जहाँ एरिया ऑफ सेक्टर के नीचे मैंने उसका फॉर्मूला पुट कर दिया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वही आपको फाइंड करनी है। आर की वैल्यू कितनी है 28, क्योंकि अभी अभी चेंज हुई है, तो 28 मल्टीप्लाई 28, ये दोनों मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएंगे, डिवाइड में, और ये डिवाइड में कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 360 नीचे था ऊपर चला गया, दोनों ये दोनों ऊपर थे, कहाँ चले गए, डिनोमिनेटर में चले गए। अब मैंने क्या करा, कैंसिल करा, देखो 14 2 जा 28, 14 7 जा 98, 7 से कैंसिल करा 28 को 4 टाइम, और 4 से मैंने 360 को कैंसिल करा 90 टाइम। फिर ये जो 2 आया, इस 2 से कैंसिल कर दिया मैंने 90 को 45 टाइम, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब अगर आप करना चाहो तो क्वेश्चन नंबर बी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वैसे आपको एक ही क्वेश्चन करना है पेपर में, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों करा देते हैं। इफ़ द रेडियस इज इंक्रीज्ड, रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 21 मीटर से 28 मीटर, एंड द एंगल रिमेन द सेम, एंगल क्या है, सेम ही बना हुआ है, मतलब एंगल में कोई चेंज नहीं है। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ वाटर रीजन। देखो एक बात बताओ, आपको बताना है इंक्रीजिंग एरिया, कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ। जब भी आप इंक्रीज का पता लगाओगे तो कैसे लगाओगे, बड़े वाले में सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस करके, कि कितना इंक्रीज हुआ। तो बड़े वाला सेक्टर कौन सा होगा, जिसमें रेडियस कितनी होगी 28, और छोटा वाला सेक्टर कौन होगा, जिसमें रेडियस कितनी होगी 21। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे इसको। देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर बड़ा वाला, जहाँ पर रेडियस कितनी है, कैपिटल आ रहा है बड़ी वाली मतलब 28, और छोटी वाली मतलब 21। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ मैंने क्या करा, थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लिया। अगर मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, अब मैंने यहाँ इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब मैंने यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दी 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ कॉमन ले लिया तो मेरे पास आया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ठीक है, तो इनको कैंसिलेशन किया, 28 का स्क्वायर होता है 784, और 21 का स्क्वायर होता है 441, दोनों को माइनस करा तो कितना आया 343। इसको कैंसिलेशन कर दिया मैंने, तो मेरे पास आया यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2156 अपॉन 9। जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 239.55, और यहाँ पर ये याद रखना 239.55 आपने जो निकाला है वो इंक्रीजिंग एरिया है, तो ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सेक्शन नंबर ई चल रहा है। तो केस बेसिस स्टडी क्वेश्चन है, तो टेंशन मत लेना, बस बड़ा दिखने में होता है और एक्चुअल में आपको पता होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो क्या बोला हुआ है, आपको ब्लड के बारे में बताया हुआ है। 1 of 4 मेन ब्लड टाइप्स कैन बी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। दे आर नॉन एज ए बी एंड ओ। 4 टाइप के होते हैं, ए वाला ब्लड ग्रुप होता है, बी वाला, ए बी एंड ओ वाला, और जो हम जानते हैं नॉर्मली। ईच ब्लड टाइप कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज आइदर अ रीजस पॉजिटिव और रीजस नेगेटिव। अब यहाँ रीजस का मतलब क्या है, देखो अपन बोलते हैं ना ओ पॉजिटिव ग्रुप है, ओ नेगेटिव ग्रुप है, तो उसके आगे रीजस लग रहा है बस, तो रीजस पॉजिटिव और रीजस नेगेटिव बोलना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज ब्लड टाइप ओ एंड रीजस नेगेटिव विच इज रिटर्न ओ एज ओ नेगेटिव। कि ओ रीजस नेगेटिव को किस तरीके से लिखा जाएगा, पावर की फॉर्म में। तो ओ पे अगर आप पावर लगा दोगे माइनस की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओ नेगेटिव बोलेंगे, मतलब रीजस ओ नेगेटिव। डाटा आपको दिया हुआ है, देखो किस तरीके से डाटा दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ब्लड ग्रुप आपको दिए हुए हैं, रीजस फैक्टर दिए हुए हैं कि कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है, कौन सा ओ है, कौन सा ए है, नंबर ऑफ पर्सन इन परसेंटेज, और आपको क्या दिए हुए हैं, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं परसेंटेज की फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पर्सन जो दिए हुए हैं वो परसेंटेज में दिए हुए हैं। अब आप एक बात जानते हो, परसेंटेज हमेशा, मतलब जैसे नंबर ऑफ पर्सन की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, कोई भी चीज़ हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100%। तो ये टोटल जितना होगा वो क्या होगा, 100% होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है x30, 8, 24, 6, 18, 1, 3, इस बारे में दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये टोटल कितने होते हैं, 100%। आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। इन सबको प्लस करके 100 में से क्या कर देंगे, माइनस। देखो x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, ये डेटा, तो मैंने क्या करा, 100 माइनस ये लिखा हुआ है 30, फिर 8, फिर 24, फिर 6, 18 प्लस 1,
और 3, सबको मैंने प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद मुझे पता चला कि इन सबका प्लस कितना हुआ 90, 100 में से 90 माइनस करा तो कितना आया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10%, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 10। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड हो गई हमें, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो अभी यहाँ 10 लिख देता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं हो, समझने में दिक्कत नहीं हो। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन हैज अ रीसस नेगेटिव ब्लड टाइप। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया, वाह यार। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रीजस नेगेटिव, मतलब जो जो नेगेटिव है। अब एक बात बताओ, अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो नेगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव कौन कौन से हैं। नेगेटिव एक तो कौन है, ओ नेगेटिव जिसकी वैल्यू कितनी है 10, फिर है ए नेगेटिव जिसकी वैल्यू कितनी है 8, फिर है बी नेगेटिव जिसकी वैल्यू कितनी है 6, ए बी नेगेटिव जिसकी वैल्यू कितनी है 1। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपने पास, देखो यहाँ पर ओ नेगेटिव की बात करें तो 10, तो मैंने लिख लिया 10, ठीक है। फिर उसके बाद ए नेगेटिव कितना है 8, तो मैंने लिख लिया 8। फिर मैंने बोला बी नेगेटिव कितने हैं 6, तो मैंने लिख लिया 6। और फिर ए बी नेगेटिव में कितने परसेंट है 1, तो मैंने लिख लिया 1। अपॉन टोटल कितना है 100। अब आपको होगी सर 100, अरे भाई ये परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो टोटल परसेंटेज कितना है 100, और ये क्या है परसेंटेज में। 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 1 25, तो ये 25 अपॉन 100, 25 को 100 से कैंसिल करा तो कितना आया 25, 4 जा 100, तो 1/4 आपकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड इज रिसस पॉजिटिव बट नाइदर ब्लड टाइप ए नॉर बी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। दैट द पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड, कि एक पर्सन का रिकॉर्ड जो कि क्या हो पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव वालों की फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। बट नाइदर ब्लड टाइप ए नॉर बी, ना तो ए और ना बी, मतलब ए की तरफ ध्यान नहीं देना और बी की तरफ ध्यान नहीं देना, तो इन दोनों का काम ही खत्म, तो इन दोनों की तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो कौन बचा, ओ और ए बी, उसमें भी कौन ओ और ए बी, उसमें भी कौन, देखो यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कौन है भैया, ओ में पॉजिटिव में कितने कितने हैं 30, और ए बी में पॉजिटिव में कितने हैं 3, तो 30 और 3। तो मैंने यहाँ लिख दिया पी, ये पी पॉजिटिव ओ और ए बी की बात करेंगे, तो एक तो है 30, ये देखो पॉजिटिव में क्या है एक तो 30, ए और बी की हमें बात ही नहीं करनी, तो ए बी नेगेटिव में गए तो कितने 3, तो कितने हो जाएंगे 30 + 3 33, और टोटल कितना था 100, तो 33/100 आपकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी। इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। और अपन ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं, मतलब छोड़ के आ जाते अगर नहीं करते तो। अब एक बात बताओ, इसमें कौन सा तुम्हें पहाड़ लगा, सीधी सी बात है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी कर ली, फिर आपको बोला नेगेटिव की तो सारे नेगेटिव वाले ले लिए, अब इसने बोला कि भैया पॉजिटिव लेने लेकिन ए और बी को मत लेना, तो ए और बी के अलावा ओ और ए बी बचे, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपको, आराम से आपको 4 नंबर मिल गए, ये क्वेश्चन था। अब चाहो तो क्वेश्चन वाला बी मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन में, मतलब और में दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो, पीपल विद ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव, ये मस्त क्वेश्चन है। पीपल विद ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव टाइप के जो पीपल है आर नॉन एज द यूनिवर्सल रेसिपेंट, वो किसके रूप में जाने जाते हैं यूनिवर्सल के रूप में, रेसिपेंट के रूप में। एंड विद ब्लड टाइप ओ नेगेटिव, और ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं आर नॉन एज यूनिवर्सल डोनर के रूप में, मतलब ये तो डोनर के रूप में जाने जाते हैं और ये रेसिपेंट के रूप में जाने जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिलेक्टेड पर्सन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो टू बी नाइदर यूनिवर्सल रेसिपेंट और नॉन यूनिवर्सल डोनर, जो ना तो क्या हो यूनिवर्सल रेसिपेंट हो और ना ही यूनिवर्सल डोनर हो। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताना मुझे, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है यूनिवर्सल रेसिपेंट नहीं होना चाहिए, ये ना इधर लिख रहा है ना, यूनिवर्सल रेसिपेंट नहीं होना चाहिए और यूनिवर्सल डोनर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल रेसिपेंट और यूनिवर्सल डोनर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनका नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, पी ऑफ नॉट रेसिपेंट नॉट डोनर, ना तो रेसिपेंट और ना ही डोनर होने की प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे,
1 में से माइनस कर देंगे रेसिपेंट और डोनर होने की प्रोबेबिलिटी को। तो देखो रेसिपेंट कौन था, देखो यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन है, यूनिवर्सल रेसिपेंट है ए बी पॉजिटिव। कौन है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव में कितने जाने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है 3। और यहाँ क्या है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव में कितने जा रहे आ रहे हैं, 10। तो 3 और 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 और 10। 3 और 10 कितना हो गया, 13/100 है ना, 13 अपॉन में 100। 1 में से माइनस कर देंगे तो इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 100 माइनस 13 कितना हो गया, 87। 87/100 आपका क्या हो गया, आंसर। दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको यहाँ बोला है कि ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेसिपेंट और यूनिवर्सल डोनर के नाइदर, ना होने की। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैंने इनके होने की प्रोबेबिलिटी निकाली और होने वाली प्रोबेबिलिटी में से क्या कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया, तो इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉट वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया मेरे पास 87/100। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, उसी के बाद आपके 100/100 नंबर आएंगे। ऐसे आपको थाली में परोस के थोड़े ना दे दिए जाएंगे 100/100 कि ये लो बुक के क्वेश्चन आ गए और आप 100/100 ले आओ। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। इस सैम्पल पेपर में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसके पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हो तो पूरी वीडियोज़ देख लेना। 6 से 7 पार्ट है इस वीडियो, मतलब इस सैम्पल पेपर के, जो आपको पूरे देखने और प्रैक्टिस करनी है। सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैम्पल पेपर में से सीधे के सीधे क्वेश्चन उठ के बोर्ड वाले पेपर में आ जाते हैं और हमें सीधे के सीधे देखने को मिलते हैं। जब आपको जाने पहचाने क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आएगा और आपको उनके आंसर्स भी याद रहते हैं, तो गलती होने के चांस कम रहते हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। आपके दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो और सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।